हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। आज हम लोग का टॉपिक है ग्रंथि। ग्रंथि से संबंधित जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो या तो बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करते हैं, तो उनको भी इस ग्रंथि से रिलेटेड यानी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ आखिर है क्या, ठीक है, और ये वर्क कैसे करता है। तो देखिए, ग्रंथि हमारे शरीर में एक ऐसी पोटली है जिससे कि केमिकल सेक्रेट होता है, यानी कि रसायन सेक्रेट होता है, रसायन। ठीक है, अब बात आती है रसायन। तो ये रसायन का काम क्या होता है हमारे शरीर में। तो हमारा जो शरीर है, नियंत्रण एवं समन्वय के लिए इसको रसायन का बेहद ज़रूरत होता है। जैसा कि मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो आप लोगों को बताया था कि नियंत्रण और समन्वय के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो केमिकल का और एक इसका नर्व सेल का। तो केमिकल जो होता है वह ग्रंथियों से सेक्रेट होता है और नर्व सेल जो होता है वह हमारे शरीर में पाया जाता है। ये दो तरीके के जो कंपोनेंट हैं, इसी दोनों कंपोनेंट के सहायता से क्या होता है, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया होती है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र मैंने ऑलरेडी पहले करा रखा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए, हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स होते हैं वह दो तरीके के होते हैं। मान लीजिए एक ये ग्लैंड्स है, एक ये ग्लैंड्स है। ठीक है, तो एक ऐसा ग्लैंड्स होता है जिसमें क्या होता है कि केमिकल अंदर की ओर सेक्रेट होता है, और एक ऐसा ग्लैंड होगा जिसमें केमिकल बाहर की ओर सेक्रेट होता है। ठीक है, यदि केमिकल अंदर की ओर सेक्रेट होता है तब हम उसको बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, और यदि बाहर की ओर सेक्रेट होता है तब क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं उसको। ठीक है, और इस तरीके से अंदर और बाहर सेक्रेट होने की स्थिति में हम लोग इसका नामकरण भी उसी हिसाब से करते हैं। अगर मान लीजिए कि केमिकल अंदर सेक्रेट हो रहा है तब हम उसको क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अगर केमिकल का सेक्रेशन अंदर हो रहा हो, अंदर बोले तो अंतः, ठीक है, अंतः स्राव होना, अंदर स्राव होना, यानी कि जिस ग्रंथि से केमिकल का स्राव अंदर होगा, ग्रंथि के अंदर होगा, उसे क्या कहेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि। और यदि बाहर हो रहा है तब हम उसे क्या कहेंगे, बाह्य श्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो हार्मोन का सेक्रेशन होता है वह किस प्रकार की ग्रंथि से होता है। तो याद रखिएगा, हार्मोन का सेक्रेशन आपका हो जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से। ठीक, चलिए, तो समझ में आ गया, हार्मोन का सेक्रेशन किसके माध्यम से होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि के माध्यम से। और ये जो आपका एंजाइम का सेक्रेशन होता है वह किसके माध्यम से होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, लेकिन एक अंतर क्या होता है कि हार्मोन जो होता है वह हमारा नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है, लेकिन एंजाइम नहीं करता है। तो एंजाइम का क्या काम है हमारे शरीर में, तो एंजाइम जो है यह हमारे शरीर में सिर्फ भोजन को पचाने का काम करता है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है हमारे शरीर में। ठीक है, और केमिकल जो हार्मोन आपका सेक्रेशन होता है ये क्या करता है, नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि समझ में आ गया होगा। एक और होता है क्या कि एक और ग्लैंड होता है जिसमें क्या होता है कि केमिकल का सेक्रेशन बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। ठीक है, यानी कि ये हार्मोन का भी सेक्रेशन कराएगा, ठीक है, और किसका, एंजाइम का भी सेक्रेशन कराएगा। तब इस प्रकार की ग्रंथि को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की ग्रंथि को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स था। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहला है आपका पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पीयूष ग्रंथि है यह हमारा कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। हमारा जो पश्च मस्तिष्क होता है उसमें पाया जाने वाला एक ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा कि यह जो है हमारे शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और कहाँ पाया जाता है, तो यह पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ये जो पीयूष ग्रंथि है, यह जो आपका पीयूष ग्लैंड है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, यह एक साथ हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं सब पर नियंत्रण रखने का काम करता है, सब पर कंट्रोल रखने का काम करता है। ठीक है, चूँकि यह सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल रखता है इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है।
पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथियां हैं उन सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, अब बात आती है कि पीयूष ग्रंथि सभी ग्लैंड को नियंत्रित करने का काम करता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि को इसके लिए प्रेरित कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करने का काम करता है आपका हाइपोथैलेमस। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, जब आप +2 का क्लास करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको यह सारा चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, कि हाइपोथैलेमस का जो होता है वो क्या होता है। हालांकि हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने वैसे बता रखा है जब मैंने ब्रेन बताया था, जिस समय बताया था कि ये क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। भूख, प्यास, नींद या फिर टेम्परेचर जो होता है उन सभी को ये क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि से इतने पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने क्या है, सुनिएगा। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट क्या है कि पीयूष ग्रंथि स्थित कहाँ होता है? तो यह हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है, पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथियाँ होती हैं उन सभी ग्रंथियों को यह एक साथ क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से बुलाते हैं, यानी मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब मास्टर ग्रंथि को क्या करता है, सपोर्ट कौन करता है, प्रेरित करने का काम कौन करता है? तो प्रेरित करने का काम करता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब होता है कि ये जो पीयूष ग्रंथि है इससे ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन होता है, वृद्धि हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ये वृद्धि हार्मोन क्या होता है? ये वृद्धि हार्मोन से क्या होता है, हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती है उसमें विकास होता है। हमारे शरीर की हड्डियों का जो विकास होता है वो वृद्धि हार्मोन की वजह से होता है, और इसी के वजह से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वह बौना या फिर लंबा होता है। मान लीजिए कि किसी के शरीर में यदि वृद्धि हार्मोन का सेक्रेशन कम होता है, ठीक है, तो उसकी जो लंबाई होगी वह कम होगी। ठीक है, उसका जो लंबाई जो होगा वह क्या होगा, उसका लंबाई बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन यदि वृद्धि हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा हो गया तो उसके शरीर का आकार जो होगा अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। देखिए, पीनियल ग्लैंड जो होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक नीचे स्थित होता है। मैंने अभी क्या कहा कि सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, ठीक है, लेकिन पीनियल ग्रंथि जो है ये भी हमारे शरीर की छोटी ग्रंथि है। ये भी एक मटर के दाने के आकार के बराबर होता है। आपका जो पीनियल ग्लैंड होता है यह मटर के दाने के आकार का होता है। ठीक है, इससे आपको बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि इसे क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक कहने का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या होता है, सुनिएगा गौर से। आपने अक्सर गौर किया होगा कि यदि आप कोई भी काम करते हैं, या मान लीजिए कि आप रात में सोते हैं, उस समय माइंड सेट करके अगर सोते हैं कि हमको इतने बजे सुबह में उठना है। मान लीजिए आपने कोई टाइमिंग सेट किया कि 5 बजे हमको उठना चाहिए कल, क्योंकि कोई भी ज़रूरत काम हो तो 5 बजे अगर उठना है, तो हमारे माइंड में ये चीज़ सेट हो जाता है कि 5 बजे उठना है, और आपका जो नींद है ऑटोमेटिक 5 बजे या फिर 5 बजे से कुछ समय पहले ही आपका नींद खुल जाएगा। तो ये मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो इसको नियंत्रित करता है आपका पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। इसीलिए हम पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहा जाता है, पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है। पीनियल ग्लैंड का आकार कितना होता है, तो एक मटर के दाने के आकार के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला बात करते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है वह हमारे गले में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, गले में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि। सुनिएगा गौर से, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। थायराइड ग्रंथि जो है जो हमारे गले में पाया जाने वाला एक ग्रंथि है। ठीक है, होता क्या है, मान लीजिए कि ये आपका गला, इसका अगर हम थायराइड ग्रंथि के आकार की बात करें तो कुछ इस तरीके का होता है इसका आकार। ठीक है, हमारा जो गला होता है, ठीक है, ये जो गला है इसमें क्या होता है, ये इस आकार का आपका थायराइड ग्रंथि होता है। थायराइड ग्रंथि का काम क्या है, थायराइड ग्रंथि जो है यह थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन कराता है। किसका, थायरॉक्सिन का सेक्रेशन कराता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन का सेक्रेशन कराता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है कि थायरॉक्सिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्राव होता है। अब होता है क्या है कि थायरॉक्सिन के स्राव के लिए आयोडीन का होना बेहद ज़रूरी है। किसका होना ज़रूरी है, आयोडीन का। यदि आयोडीन नहीं है, मान लीजिए शरीर में आयोडीन की मात्रा कम है,
तो क्या होगा, थायरॉक्सिन का सेक्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और थायरॉक्सिन का सेक्रेशन नहीं होगा तो थायराइड ग्रंथि पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ेगा, जिसके वजह से क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाता है और इसे हम एक डिजीज़ का नाम देते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है, घेघा रोग कहा जाता है, ग्वाइटर रोग कहा जाता है या गलगंड रोग कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि पॉइंट समझ में आएगा होगा। फिर से सुनिएगा, थायराइड ग्रंथि जो होता है हमारे गले में स्थित होता है, ठीक है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। थायरॉक्सिन के स्राव के लिए किसका होना अनिवार्य है, आयोडीन का होना अनिवार्य है। यदि आयोडीन ना मिले तो क्या होगा, आयोडीन ना मिले तो थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं होगा, और यदि थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, थायराइड ग्रंथि पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, और यदि अतिरिक्त दबाव पड़ेगा उसके निर्माण के लिए तो उसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो वह एक डिजीज़ का रूप ले लेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्वाइटर डिजीज़ बोलेंगे, घेघा रोग बोलेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो आपका थायराइड ग्रंथि है, इसके चारों कोने पर बिंदुदार एक और ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। ये जो चार है पैराथायराइड ग्रंथि बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। एकमात्र ऐसा ग्रंथि है जिसकी संख्या हमारे शरीर में कितनी है, 4 है। पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या हमारे शरीर में कितनी है, 4। एकमात्र ग्रंथि ऐसा है जिसकी संख्या 4 है, ठीक है। मैक्सिमम एक ग्रंथि है, 2 ग्रंथि है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा ग्रंथि है जिसकी संख्या 4 होती है, ठीक है। सभी का नाम सेम है, पैराथायराइड ही बोलते हैं चारों को, ठीक है। कहाँ होता है, तो थायराइड ग्रंथि के चारों कोने पर ये स्थित होता है। इसका काम क्या है, तो ये जो है हमारे शरीर में बेसिकली कैल्शियम को मेंटेन करने का काम करता है। किसका, कैल्शियम मेंटेन करने का काम करता है ये। कौन, पैराथायराइड ग्रंथि जो है किसको मेंटेन करता है, हमारे शरीर में कैल्शियम। और आपको पता है कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है। ज़रूरी क्यों, क्योंकि हमारे शरीर का जो हड्डी बना हुआ है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, और अगर कैल्शियम मिलता है तो हमारे शरीर का बोन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा किसी व्यक्ति का अगर हड्डी कमज़ोर होता है तो उसका कारण क्या होता है, कैल्शियम की कमी का होना। अब होता क्या है कि कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि भाई हम इसको कैल्शियम दे रहे हैं, कैल्शियम का बहुत सारा टैबलेट भी दे रहे हैं या कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ भी दे रहे हैं, फिर भी इसका हड्डी कमज़ोर क्यों। तो होता क्या है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, कैल्शियम को शरीर के सभी भागों में भेजने का काम करता है। अगर मान लीजिए पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, पैराथायराइड ग्लैंड अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो आप कितना भी कैल्शियम खा लो, आपके शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैल्शियम नहीं जाएगा, और यदि कैल्शियम नहीं जाएगा तो आपका हड्डी जो होता है वह धीरे धीरे कमज़ोर होना स्टार्ट होगा। अब बात आती है, कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हड्डी कमज़ोर क्यों होगा, तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रिया होने के लिए कैल्शियम का ज़रूरत है, ठीक है। अगर कैल्शियम अगर एक्सटर्नली रूप से नहीं मिल रहा है तो यह हड्डियों से कैल्शियम लेना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, हड्डियों में छिद्र हो जाता है, और इसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। किस नाम से बुलाते हैं इस बीमारी को, हड्डियां कमज़ोर होने या छिद्र होने वाले को ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी से ये रोग होता है, ठीक है, याद रहेगा। पैराथायराइड ग्रंथि का काम क्या है, कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करना और शरीर के सभी भागों में इसको ट्रांसफ़र कराने का काम है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मैंने मिश्रित वर्ड यूज किया, क्यों, क्योंकि मैंने जिस समय स्टार्ट किया था उसी समय कहा था कि ग्रंथि 3 तरीके के, एक अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और एक मिश्रित। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का सेक्रेशन होगा, बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम्स का सेक्रेशन होगा, और मिश्रित ग्रंथि से दोनों चीज़ों का सेक्रेशन होता है, यानी कि अंदर और बाहर दोनों क्या कराता है, सेक्रेशन कराता है केमिकल का, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे शरीर की पैनक्रियाज जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, याद रहेगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, पैनक्रियाज, ठीक है। अब ये जो होता है ये 3 प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना होता है, 3 प्रकार की कोशिका, एक तो अल्फा, ठीक है, एक होता है आपका बीटा, और एक क्या होता है, गामा, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना होता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीटा सेल। बीटा सेल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीटा सेल से ही जो होता है वो बना होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बीटा सेल से ही क्या बना होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं,
हिंदी में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ बोलते हैं। सबसे पहले इसको लैंगरहैंस ने देखा था, ठीक है, इसके बारे में बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम दे दिया गया लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। चूँकि ये जो होता है, ये जो सेल होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है द्वीप के जैसा, आइलेट्स के जैसा, ठीक है, और इसको लैंगरहैंस ने देखा था, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो बीटा सेल का बना होता है आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। और ये जो इससे कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन सेक्रेट होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इंसुलिन क्या कराता है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल होता है, ठीक है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है, इसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। अगर मान लेते हैं किसी के शरीर में इंसुलिन का स्राव अगर कम हो रहा है, तो क्या होगा, उसके शरीर में ग्लूकोज या कह लें चीनी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, जो एक रोग का रूप ले लेगा, जिसे हम बोलते हैं मधुमेह, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, मधुमेह किसकी कमी से होता है, तो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। क्यों? क्योंकि अगर इंसुलिन नहीं होगा शरीर में, इंसुलिन की कमी हो जाएगी शरीर में, तो चीनी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा हमारे शरीर में, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, वह रोग का रूप ले लेगा और उसे हम क्या कहेंगे, मधुमेह कहेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से, ठीक है। इंसुलिन जो होता है कौन से कोशिका से, तो बीटा सेल से। कौन से कोशिका, बीटा कोशिका से क्या होता है, इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। अब बात आता है कि इंसुलिन की कमी से होता कौन सा रोग है, तो मधुमेह। और मधुमेह से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे लैंगरहैंस की द्वीपिका। यदि ऑप्शन में ना रहे लैंगरहैंस की द्वीपिका, तब हम जवाब देंगे अग्न्याशय। ओके, इम्पोर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, आप लोग जितने भी पॉइंट्स मैंने इसका बताया वो सारा याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अधिवृक्क। क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने पढ़ाया था जब आपको क्या, किडनी, तो आपको बताया था जो किडनी होता है, देखिएगा यहाँ पर जो हमारे शरीर में किडनी होता है, मान लीजिए ये आप हमारे शरीर की किडनी है, ठीक है, ठीक है। तो किडनी के ठीक ऊपर क्या होता है, एक ग्लैंड पाया जाता है कुछ इस टाइप का, तो इसे ही हम किस नाम से बुलाते हैं, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। चूँकि ये वृक्क के ऊपर है ना, ठीक है, तो वृक्क से रिलेट करके नाम दे दिया गया है अधिवृक्क, ठीक है। मैंने अधिवृक्क के बारे में डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस करा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। हम इसमें बेसिकली बात करेंगे कि इससे हार्मोन कौन सा सेक्रेट होता है, तो अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा, एड्रीनलिन हार्मोन स्राव होता है। अब एड्रीनलिन हार्मोन जो स्राव होता है, इसका काम क्या है, तो ये क्या होता है, आपातकालीन स्थिति में स्रावित होता है। आपातकालीन कहने का मतलब किसी प्रकार का टेंशन आ जाना, एकाएक किसी भी तरह का प्रतिकूल परिस्थिति हम कह लें, ठीक है, तो ये सब जो होता है, तो उस समय डर, भय, इन सभी गुस्सा, इन सभी के समय एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, जो क्या करता है, हमारे शरीर को सेव करने का काम करता है। इसीलिए एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। और इसे, ये जो होता है एड्रेनलिन हार्मोन, ये अल्प समय के लिए स्रावित होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लरो और ऊरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, आपातकालीन हार्मोन किसे बोलते हैं, तो एड्रेनलिन हार्मोन, और यदि ग्रंथि कह ले तो एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क। ओके, ठीक है। उसके बाद कहता है कि क्या कहेगा, एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क से होता है। और एड्रिनल ग्लैंड का और काम है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से और स्रावित होता है क्या, दो और हार्मोन है, ठीक है, वो स्रावित होता है और क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज और वाटर लेवल को भी क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। उसका नाम क्या है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। याद रखिएगा क्या नाम है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जो क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, किसको, ग्लूकोज लेवल को, यानी ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिए, ग्लूकोज और वाटर को मेंटेन करने का भी काम एड्रिनल वृक्क के यानी एड्रिनल ग्रंथि के माध्यम से ही होता है, अधिवृक्क के माध्यम से ही होता है। तो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट्स समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग एक दो बार और देख लीजिएगा, ताकि ग्रंथि से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारा आपका क्लियर हो सके, ठीक है।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बनाना है हो, बाप रे बाप।